नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 23 नवंबर की तारीख देश के सबसे ताकतवर पावरफुल लीडर्स के लिए करो या मरो की तारीख, डू और डाई डेट है। अब वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, ये तारीख उनके लिए भी एक बड़ा इम्तिहान लेके आ रही है। और ये इम्तिहान राहुल गांधी का भी है, ये इम्तिहान उद्धव ठाकरे शरद पवार का है, और ये तारीख योगी जी के लिए भी मेक और ब्रेक है। क्या वो 23 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे, बने रहेंगे, ये कुर्सी जा भी सकती। अखिलेश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हेमंत सोरेन का भी भविष्य तय करने जा रही। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इनका भी मुस्तकबिल तय होगा। प्रशांत किशोर, जो खुद को कलयुग का चाणक्य कहते हैं, इनका भी फैसला होने जा रहा है कि प्रशांत किशोर आगे क्या करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कई बड़े नेताओं के लिए लिटमस टेस्ट है, अग्नि परीक्षा है। अब यहां पर एक सवाल है कि नतीजे क्या आने वाले हैं। मुझे लगता है सिर्फ एक रात का वक्त है। अब यहां एक सवाल यह भी है कि 23 तारीख को होने क्या जा रहा है। कि मोदी जीतने जा रहे हैं या राहुल गांधी जीतेंगे? महाविकास अघाड़ी जीतेगी महाराष्ट्र में या महायुति जीतेगी? हेमंत सोरेन क्या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बड़े आदिवासी लीडर बनेंगे, या फिर बीजेपी की सरकार झारखंड में आएगी? मुझे लगता है दोस्तों, इतना कम वक्त है कि ये जो तारीख है 23 तारीख, ये तो 3 घंटे में तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन मुझे लगता है जो बिगेस्ट क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो ये है कि 23 तारीख के फैसलों के बाद होने क्या जा रहा है। व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर 23rd। अब दोस्तों, काउंटिंग के दिन जब मशीनें खुलती हैं तो नतीजा आने में 3-4 घंटे का वक्त ही लगता है। 4 घंटे में स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाती है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट हार जीत से कहीं ज़्यादा ये है कि होने क्या जा रहा है 23 नवंबर के बाद। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र जीत लेते हैं, महायुति महाराष्ट्र जीत लेती, मान लीजिए 23 नवंबर की शाम तक, तो फिर क्या होगा मोदी जी का? और मुझे लगता है यहाँ जवाब यह है कि मोदी जी उसके बाद, महाराष्ट्र जीतने के बाद, जो हरियाणा से मोमेंटम उन्होंने खड़ा किया था, महाराष्ट्र जीतने के बाद मोदी जी फिर से उतने ही पावरफुल हो जाएंगे जितने 4 जून से पहले थे। और उनका जो फोकस रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, उनका जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि लोकसभा में ये जो 240 की संख्या है, जो दुखती रग है मोदी जी की, इस 240 को कैसे 272 तक ले जाए। और जब मोमेंटम होता है तो मोदी और शाह कोई कसर नहीं छोड़ते। किस तरह से जोड़ तोड़ होगी, ये 240 से क्या 272 तक ले जा सकते हैं? कि जो तोड़फोड़ महाराष्ट्र या कर्नाटक या मध्य प्रदेश में आपने देखी, ये लोकसभा में भी हो सकती है, मुमकिन है। आगे एक्सपर्ट से इस पर बात करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राहुल गांधी अगर महाराष्ट्र जीत लेते हैं, झारखंड भी हाथ आ जाता है, तो एक तो हरियाणा की कसर कहीं ना कहीं वो पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ वो ताकतवर होंगे, पूरा विपक्ष एक हल्ला बोल की स्थिति में आ जाएगा। और हो सकता है सबसे बुरे दिन इन साहब के फिर आ जाए। राहुल का जो कमबैक होगा, वो चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, या स्टालिन हो, या फिर उद्धव ठाकरे हो, या शरद पवार हो, समूचा विपक्ष मोदी जी के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है फिर। और जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का, मंडे से जो शुरू हो रहा है, उसका सामना करना मोदी जी के लिए मुश्किल होगा। और बहुत से ऐसे बिल जो मोदी जी लाना चाहते हैं, वो चाहे वक्फ का हो या बाकी हो, कंट्रोवर्शियल बिल्स, नामुमकिन होगा उनका। विपक्ष चढ़ के खेलेगा। योगी जी 23 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने वीडियो बनाए। योगी जी के लिए अगर उपचुनाव है तो 9 सीटों का, लेकिन योगी जी अगर 9 में से 4 ही सीट जीतते हैं, 3 ही सीट जीतते हैं, स्वीप नहीं करते, तो योगी जी 23 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे उत्तर प्रदेश के, नहीं रहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। कुछ भी हो सकता है उनके साथ, क्योंकि अमित शाह चाहते हैं रिपोर्ट कार्ड के बाद ही फैसला लेंगे। तो योगी, अगर आपको लगता है कि अगर 9 में से 7 सीट 8 सीट जीतते हैं तो बरकरार रहेंगे, उनकी कुर्सी के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है ये। हेमंत सोरेन अगर ये चुनाव जीतते हैं, जिसके आसार दिख रहे हैं, एग्जिट पोल भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं,
तो आप कह सकते हैं कि निर्विवाद रूप से वो ना सिर्फ एक बड़े यूथ लीडर होंगे, आइकॉन होंगे, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता होंगे। बैक टू बैक इलेक्शंस जीतना हेमंत सोरेन के लिए। उद्धव ठाकरे के लिए भी ये करो और मरो की स्थिति, करो या मरो की स्थिति, डू और डाई बैटल है। अगर उद्धव ठाकरे जीतते हैं, महाविकास आघाड़ी जीतती है, तो जो पार्टी उनकी तोड़ी गई है और जो पार्टी से उनके लोग भाग गए, बड़े बड़े नेता चले गए, वो सब वापस आ सकते हैं। वापस ना भी आए तो कहीं ना कहीं शिवसेना उनको वापस मिल सकती है, उनको वो सिंबल वापस मिल सकता, पार्टी वापस उनके हाथ में आ सकती है। क्योंकि इस चुनाव में अगर शिंदे हारे, उद्धव ठाकरे तभी जीतेंगे जब शिंदे की हार होगी। शिंदे हारे तो शिवसेना भी शिंदे के हाथ से गई, कुर्सी भी गई, सब कुछ गया। शरद पवार की जो जीत होगी, खासकर वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत कुछ उनके ऊपर दारोमदार है। महाविकास आघाड़ी का मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र, कई सीटें हैं यहाँ पर। शरद पवार अगर जीतते हैं तो निसंदेह वो वही असली चाणक्य कहलाएंगे। अमित शाह के लिए नॉट अ गुड न्यूज़। प्रशांत किशोर पहली बार डेब्यू कर रहे हैं, अपने को चाणक्य बताते हैं कि मैंने मोदी को जिताया, मैंने ममता बनर्जी को जिताया, मैंने स्टालिन को स्थापित किया। प्रशांत किशोर अगर खुद चुनाव हार जाते हैं, 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो एंड ऑफ द रोड है उनके लिए। और भी कई हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर मोदी और शाह का क्या होगा, हार और जीत उनके लिए क्या इम्पैक्ट करेगी, राहुल गांधी के लिए क्या इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है कि आपको एक सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए एक्सपर्ट्स की। 23 नवंबर के बाद राजनीतिक दिशा किस तरफ बढ़ेगी और दशा क्या होगी। मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, टॉप लीडर्स, ये कहां पर खड़े होंगे, इनकी पोजीशंस क्या होंगी, हार और जीत के मायने क्या हैं। आज मैंने हेमंत अत्री जी को बुलाया है और पॉलिटिकल एडिटर हैं, पॉलिटिकल जर्नलिज्म का एक आप कह सकते हैं कि कम से कम 2-3 दशकों का उनको तजुर्बा है। उनको मैंने बुलाया, कई दिन के बाद आए, उनको ज़रूर सुनिएगा। हमारे साथ टाइगर होंगे, महाराष्ट्र में क्या होगा 23 नवंबर के बाद, आप उनसे जानिएगा। और उमाकांत लखेड़ा होंगे, 1988 से लोकसभा देख रहे हैं। अत्री साहब, मान लिया कि फाइट जो है बहुत तगड़ी है, कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में, और बहुत हद तक महाविकास अघाड़ी जीत सकती है ये युद्ध, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। लेकिन कई एग्जिट पोल ये भी कह रहे हैं और कुछ तो गारंटी दे रहे हैं कि साहब लिख के ले लो, महायुति जीतेगी। मेरा सवाल ये है, मान लीजिए मैं निगेटिव से ही शुरू करता हूं, दौर भी निगेटिव है तो निगेटिव से ही शुरू करता हूं। हालांकि मैं पूछने ये जा रहा था कि अगर महाविकास अघाड़ी जीती तो क्या हुआ। मेरा बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, अगर मोदी जीत गया अत्री साहब, तो फिर देश में खेल क्या होने जा रहा है। अगर महाराष्ट्र मिल गया मोदी को, बोनस में झारखंड मिल गया, मोदी जीत गया, तो फिर क्या है। दीपक जी नमस्कार, सारे साथियों को, सारे दर्शक साथियों को भी। हालांकि भाऊ बैठे हैं और आप सारे सीनियर साथी बैठे हो, आप सबके सामने महाराष्ट्र के बारे में बात करना सूरज को दीपक दिखाने की बात है, लेकिन आपने सवाल ऐसा कर दिया, बाकी तो भाऊ बताएंगे। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं, अगर कल का चुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव नरेंद्र मोदी जीत लेते हैं हरियाणा के बाद, तो मानकर चलिएगा कि जो लोकसभा चुनाव से पहले की जो स्थिति थी, वन वे ट्रैफिक था, मोदी ही मोदी थे देश में, वो दौर दोबारा आ जाएगा। और उसको लेकर ये बहुत ज्यादा डेस्परेट है मोदी, शाह और उनका पूरा जो भी इकोसिस्टम है, कि किसी भी तरीके से येन केन प्रकरण, जैसे उन्होंने हरियाणा में जो खेला किया, उससे भी बड़ा खेला महाराष्ट्र और झारखंड में करने की उनकी पूरी की पूरी तैयारी है, जो मेरी जानकारी है। और एक चीज और बता दूं आपको दीपक जी, इस बार एक ही सवाल है कि जो पार्टी, बहुत ज्यादा बताएंगे उस पर, जो पार्टी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव सत्ता में रहते हुए 2 साल से नहीं करा पा रही, उनकी टर्म खत्म हो चुकी है, और लोकसभा चुनाव में जो उनका हश्र हुआ, उसके बावजूद अगर वो विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर इस देश में चुनाव कराने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं बचनी चाहिए। फिर वो आपको पुतिन वाला मॉडल अपना लेना चाहिए कि हर चुनाव के अंदर मोदी और उनकी टीम को 2% 3% वोट बढ़ जाए। मुझे तो पुतिन मॉडल जी। ओके भी तो नई चीज कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र, जहां पर जीत के चांसेस बहुत कम है, जो पार्टी वहां के म्युनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं करा पा रही,
जो पार्टी बुरी तरह हार गई तोड़ फोड़ के बावजूद, और जिस पार्टी के पास बेशुमार दौलत है, अडानी जैसा उसके पास एक उद्योगपति है, अगर वो पार्टी बुरी तरह हार रही है लोकसभा और बृहद मुंबई का चुनाव नहीं करा पा रही, अगर वो पार्टी जीत जाती है 23 नवंबर को, शनि उसके साथ होता है, तो फिर ये कह रहे हैं कि प्यूतिन मॉडल वापस लौट रहा है। अब प्यूतिन मॉडल क्या है तो मैं बाद में पूछूंगा। टाइगर भाई, मैं आप पे छोड़ता हूं कि महाविकास अघाड़ी जीती तो क्या होगा और मोदी जीते तो क्या होगा। कोई भी पहला सवाल चुन लीजिए, मेन्यू दे रहा हूं आपको। महाविकास अघाड़ी यानी राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे और मिस्टर शरद पवार जीत गए तो फिर क्या देश की राजनीति बदलेगी, और मोदी बाबू जीत गए तो फिर क्या होगा? देखिए, मोदी जीत गए तो उसमें कई रिप्लिकेशंस है। मैं बिल्कुल अत्रि जी की बात को मानता हूं कि 2019 का पीरियड फिर सामने आएगा। 2024 का जो 240 पे अटक गया था, जो एक नकेल कसी गई थी सत्ता के मदमस्त हाथी को, वो टूट जाएगी, फिर वो खुल के बाहर आएंगे। अरे टाइगर, जो 240 है मोदी, 240 है लोकसभा, देश तो लोकसभा से चल रहा है ना। एक सेकंड, पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। 240 से 200 300 होने में कितना टाइम लगता है? ओहो, कितना टाइम लगता है? ओके। सारे दल वो तोड़ लेंगे, अपने में समा लेंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा। चुनाव आयोग, न्यायपालिका सब चुप रहेंगे, क्योंकि अब समर्थन साथ में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अडानी सेठ के शेयर एकदम ऊंचे चले जाएंगे मुंबई हाथ में आने से। पॉइंट नंबर 3, जो संगठन और सत्ता में जो संघ चाहता था कि संगठन फिर से वापस उस अपने तर्ज पे आ जाए, वो खत्म हो जाएगा। संघ को फिर कोई पूछेगा नहीं, संघ बैकफुट पे आ जाएगा। एक बात, नया भाजपा का अध्यक्ष मोदी जी तय करेंगे, और वो अध्यक्ष, मैं ये सब्जेक्ट बता रहा हूं आपको, वो अध्यक्ष संगठन सत्ता के हवाले कर देगा। 2029 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐसी घोषणा फिर से एक बार राजनाथ सिंह करेंगे। संविधान में बदलाव करना हो तो बिल्कुल हो जाएगा, फिर कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। आप 240 पे मत रुकिएगा। 240 मतलब महाराष्ट्र जीते, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र जीत गए तो फिर कोई रोक नहीं सकता मोदी को, फिर मनमानी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो जो एक हिच है, एक नजर की शर्म है, ये जो बार बार संघ उड़ाना देता है कि तुम हार रहे हो, अपने औकात में आ गए हो, उसको बता देंगे कि अरे हमने थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया था, थोड़ा सा। तो ये तो 79 मशीनों पे खेल हो गया था, 100-150 मशीनों के खेल हो जाते तो 30 पार हो जाते। 20% पे तो कर ही दिया हरियाणा ने, तो रात्रि जी बताएंगे। और यदि महाविकास आघाड़ी जीतती है जी, महाविकास आघाड़ी जीतती है तो महाविकास आघाड़ी के लिए ये 5 साल सरकार चलाना ये कसरत होगी, क्योंकि ये सरकार चलाने नहीं देंगे, ये बात भी तय है। दूसरी बात, राज्य का तिजोरी खाली हो चुकी है, राज्य बैंकरप्सी के ऊपर है। ऐसे में पॉपुलर, मतलब आपने 3,000 रुपए देने की बात करी, वो तो महाराष्ट्र की सरकार और कर्जे में डूब जाएगी। महाराष्ट्र में बचे कुचे उद्योग भी गुस्से में गुजरात चले जाएंगे, बंबई के कई ऑफिसेस गुजरात चले जाएंगे। आप कोई रोक नहीं सकेंगे यहाँ पे, ना उद्धव ठाकरे ना शरद पवार, बस आपकी सरकार है, आप निषेध व्यक्त करते जाइए। कई चीजें होगी जो महाराष्ट्र के लिए नुकसानदेही होगी। देखिए, गुजरात को तो महाराष्ट्र को लूटना है, अपनी सरकार आई तो गिफ्ट में ले जाना है, और यदि उद्धव की सरकार आई या महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो फिर डकैती करके ले जाना है। ओहो। मतलब आप कह रहे हैं टाइगर, आप कह रहे हैं कि अगर मोदी जीते महाराष्ट्र तो गिफ्ट में गुजरात को दे दिया, और अगर उद्धव ठाकरे या शरद पवार जीतते हैं तो फिर डकैती डाल के जो क्रम चल रहा था वही चलेगा। ये बड़ी बात है, बड़ी बात। मैं बहुत से सवाल आज टाइगर आपसे करने हैं, बड़ी मुश्किल से आप आज मुलाकात आपसे हुई है, रूबरू हुई है आप चैनल में, आपसे बहुत से सवाल करने हैं। लखेड़ा साहब, आप तो साहब राष्ट्रीय राजनीति के मास्टर हैं, 1988 से देख रहे हैं, वही पार्लियामेंट सुबह होती है शाम होती है, और पार्लियामेंट आप देख रहे हैं, और आपको एक उम्र हो गई
सीनियर मोस्ट आप पार्लियामेंट रिपोर्टर है आज की तारीख में, प्रोएक्टिव। मुझे ये बताइए कि अगर मोदी जीत गए, महाविकास अघाड़ी बात पे आऊंगा, मोदी अगर जीते तो फिर क्या देश में होने जा रहा है लकेड़ा साहब? मैं ये पूछ रहा हूं। महाराष्ट्र जीतने के बाद वो संसद के भीतर बड़े पैमाने पर इतनी तोड़फोड़ करेंगे पार्टियों को के खिलाफ, ईडी सीबीआई लगा करके, कि वो अपना 272 अपने बल पर 275, 280, 290 लेके आएंगे। जो 293 है ना, तो 293 वो अपने बल पर लेने की आने की कोशिश करेंगे, तोड़ फोड़ करके बेशर्मी से। उसमें कोई शर्म लिहाज कुछ नहीं होगी। और मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर नहीं महाराष्ट्र, मैं आऊंगा दूसरे राउंड पे आ रहा हूं, महाराष्ट्र अगर जीत लिया तो फिर चिराग पासवान जैसे लोग, फिर नीतीश कुमार जैसे लोग, ये सारे लोग छोटी छोटी पार्टी वाले जो समर्थन दे रहे हैं, ये मोदी से सावधान रहे, तोड़फोड़ शुरू होगी। चलिए खैर ठीक है, मोदी जीते तो ऐसा होगा, लेकिन भाई ज्यादातर एग्जिट पोल ये भी कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी भी जीत सकती है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी जीत सकते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस है, कांटे की टक्कर है। अत्री साहब, अगर इंडिया जीत जाती है, जिसे महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में कहते हैं, देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन? तो फिर मोदी जी का तब क्या होगा? मोदी जी जीते तो बता दिया, मोदी जी हारे तब क्या है सर, ये भी तो बता दीजिए। देखिए दीपक जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। बाबू ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर 160 के आसपास सीट आती है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की, तो उनके लिए हर दिन चुनौतीपूर्ण होगा, हर दिन चुनौतीपूर्ण होगा। अगर महाराष्ट्र को स्मूथली चलना है तो उसको कर्नाटका जैसा मैंडेट देना पड़ेगा और एमवीए को कम से कम 170 से 180 सीटें मिले, तो आप ये कह सकते हैं कि वो सरकार को स्मूथली चला पाएंगे। इफ दैट बी द केस, अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी महाविकास अघाड़ी जी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और हाइपोथेटिकल ही इसका रिप्लाई हो सकता है, 170 से 80 सीट अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की आती है, तो ये मान करके चलिएगा कि दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी और उनके पूरे इकोसिस्टम की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अच्छा। उल्टी गिनती मैं कह रहा हूं, क्योंकि 170-80 सीटें आने का मतलब है कि एक लिमिट से आगे भी अगर आप तोड़फोड़ करेंगे तो भी आप सरकार को बनाने की स्थिति में शायद ही हो। और महाराष्ट्र में कितने बड़े स्टेक्स हैं, इसका अंदाजा आपको अमेरिका के घटनाक्रम से लग सकता है। वहां पर जिस तरह की परिस्थितियां जो है और जिस तरह के प्रेशर्स हैं, आप देखिए हिंदुस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जो आज तक हम सब ने किसी ने देखा नहीं और सुना नहीं। इस देश का एनएसए क्या अमेरिका जा सकता है? इस देश का गृह मंत्री क्या कनाडा जा सकता है? इस देश का जो सबसे बड़ा क्रोनी कैपिटलिस्ट है, उसके खिलाफ इंडाइक्टमेंट हो गई है यूएसए के अंदर। ऐसी परिस्थितियां क्या आपने कभी देखी थी क्या? ऐसे में जो स्टेक्स हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं। और एक चीज हम सबको नहीं भूलनी चाहिए, आपको ध्यान है जब अटल जी 2004 में चुनाव हार गए थे, उसके बाद अटल जी को आपने किसी सार्वजनिक मंच पर देखा था क्या? ये आरएसएस है साहब, ये कब किसी को कंधे से बेताल उतार करके कहां पटक दे आपको पता नहीं चलेगा, और कहां गया ये भी नहीं पता चलेगा। तो एक चीज स्पष्ट मान के चलिएगा, जिस तरह के हालात में मोदी खड़े हैं उनके बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं। वो महाराष्ट्र में भी उतने ही स्टेक्स हैं, वो झारखंड में भी उतने ही स्टेक्स हैं। यही कारण है कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ नहीं करवाया गया। उनको पता था कि अगर अलग अलग कराओगे तो उसमें सारा खेला करने की गुंजाइश, आप देखते जाइए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में जो हुआ कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, वहां बीजेपी की सरकार आई। हरियाणा में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, सपने की बात कर रहा हूं मैं, और मोदी जी के ही जो चैनल्स हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, मेरी और आपकी बात नहीं कर रहा। सबने एक स्वर में क्या कहा था, और जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जिसके 9 मंत्री हारते हैं और आज वो हरियाणा में शान से सत्ता में, उस मॉडल को मोदी जी कहते हैं महाराष्ट्र में जाकर के जैसे हरियाणा में जीते वैसे ही महाराष्ट्र में जीतेंगे। मतलब साफ है कि हरियाणा में कैसे जीते। और हरियाणा की जीत एक नई लकीर थी कि भाजपा ऐसे भी चुनाव जीत सकती है, चुनाव के नाम पर जो कवायद की गई, जहां पर लोक नहीं है मशीन है। तो ये जो स्थिति है दीपक जी, अगर ये महाराष्ट्र के अंदर हुई तो मेरे लिए बहुत अचंभा नहीं होगा। अगर महाराष्ट्र में हुआ तो फिर निश्चित मानिए ये झारखंड में भी होगा। दे आर नॉट गोइंग टू लिव इट। और मैं आपको एक बात पहले दिन से कहा करता कि आप जो विधानसभा चुनाव की, हम बार बार जो लोकसभा आम चुनाव की बात करते थे, हम सारे साथी बात करते थे, मैंने तब भी आपको ये बात कही थी कि लोकसभा में बीजेपी अल्पमत में रही है, इसको भूल जाइए आप। आपको महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के परिणामों की इंतजार करनी पड़ेगी,
तब आपको असली मैंडेट पता लगेगा कि खेल होगा क्या। और वो स्थिति अब आ गई है। वो कल ये तय हो जाएगा कि देश किस दिशा में जाएगा। क्या मोदी का यही मॉडल चलेगा जो देश को हाँकने वाला मॉडल चलेगा, या बीजेपी, आरएसएस, ओपोजिशन की कोई स्पेस बचेगी। अगर कल एमवीए हारती है महाराष्ट्र में और हारते हैं वहां पर झारखंड में, तो मोदी जी का नया नारा होगा कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, माफ कीजिएगा, फिर वो कहेंगे विपक्ष मुक्त भारत। ये मोदी जी करने जा रहे हैं अगर उनकी चली तो। और अगर नहीं चली, हाथ से निकल गया गेम, तब क्या है साहब? एक लाइन में वो भी बता दीजिए ना। उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगला चुनाव दिल्ली का है और दिल्ली में बीजेपी के पास कुछ नहीं है। ओके भाई, ये तो बड़ी आपने विचित्र स्थिति बता दी है कि अगर मोदी जी जीते तो हिटलर हो जाएंगे, पुतिन हो जाएंगे, और अगर मोदी जी हार गए तो जिस शाख पे खड़े हैं वो शाख टूटेगी, मोदी जी नीचे तालाब में होंगे। मतलब बहुत जबरदस्त आप कह सकते हैं इसके परिणाम हैं जीत और हार के। टाइगर, आप मुझे ये बताइए कि अगर इतना क्रूशल है महाराष्ट्र कि भाई अगर जीते तो सिकंदर और हार गए तो बंदर, अगर ये स्थिति है, इस तरह की स्थिति है, अर्श से फर्श, तो फिर क्या आपको लग रहा है कि सारे मतलब सारे तर्कश से तीर निकालेंगे मोदी और शाह, किसी भी कीमत पर जीतेंगे? सारे निकाल दिए। वोट परसेंटेज में जो बढ़ोतरी हुई, अब गिनती जब होगी तो क्या होगी, मशीनें कैसी निकलेगी किसी को पता नहीं। पैसे की बरसात ऐसी हुई दीपक भाई, मैं किस्सा सुनाऊंगा, आप हंसोगे उस पे। जो चुनाव अधिकारियों को और मशीनों को ले जाने के लिए बस का उपयोग किया गया स्टेट ट्रांसपोर्ट की, वो बस वापस प्रवासियों को ढोने लगी। आज एक प्रवासी ने नीचे सीट के नीचे एक लिफाफा पड़ा मिला, उसने उसको खोला तो उसमें 500 के 2 बंडल मिले, 1 लाख रुपए। अरे बाप रे बाप, ऐसे पैसों के बंडल बिखरे पड़े हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसा पैसा बटा है। मतलब आप कह रहे हैं कि जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बंडल ही बंडल चल रहे हैं? बंडल ही बंडल चल रहे सर। 500 का बंडल खुल ही नहीं रहा है। ये बंडल लो, ये बंडल लो। अब वो प्रवासी नहीं, वो डर गया, वो इतना पैसा देख के उन्हें बोला, मतलब आप कह रहे हैं कि जो डील है वो नोट की नहीं है, गड्डियों की डील हो रही है? गड्डियों की डील होगी। अरे नोट के दिन कब से निकल गए? 500 के नोट में तो वो घर से निकलता नहीं है। मेरी एक बड़े नेता से बात हुई, बुजुर्ग नेता है, उसने कहा कि अशोक जी, जो विधानसभा चुनाव में हुआ ये महाराष्ट्र के लिए इतना बुरा हुआ है, क्योंकि अब जिला परिषद के चुनाव, पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, नगर निगम के चुनाव यही रेट मांगेंगे। कहां से देंगे ये पैसा? जिसने 10,000 रुपए लिए पर वोट, अब वो जिला परिषद के लिए भी उतना ही मांगेगा, नहीं तो निकलता नहीं घर से बाहर। तो ये जो पैसा चल रहा है, कहां से आ रहा है पैसा? कौन दे रहा है पैसा? मतलब इतना पैसा पड़ा है कि पता नहीं 1 लाख रुपए का बंडल गिर गया तो याद नहीं, हिसाब में नहीं आ रहा है। तो ये जो मॉडल अप्रेंटिस हुए ना, मशीनों के साथ खेल, परसेंटेज के साथ खेल, उसके बाद आप पैसा बेसवा बांटो, मतदाताओं को पहुंचने मत दो, जो विपक्ष के मतदाता है उनको लाठीचार्ज करो, धमकाओ, पूरा प्रशासन काम में ले आओ, विपक्ष का पैसा पूरी तरह से ब्लॉक करो, उनके चॉपर चेक करो, और यहां कंटेनर से पैसा आने दो। ये जो सारा चीज है, तो इसके बाद ये सारे घोड़े खोलना, इसी को तो कहते हैं दीपक भाई। नहीं, मैं ठीक, मैं समझ गया। टाइगर, आप पहले दिन से कह रहे हैं कि कंटेनर से पैसा लाया जा रहा है। आपने उस आदमी को भी आइडेंटिफाई कर दिया जो ये काम कर रहा था। आपने ये भी कहा कि साहब जो रेट है वोट का 2,500 से बढ़कर 10,000 रुपए पर व्यक्ति हो गया है। ये सारी बातें आपने की, और फिर छगन भुजबल के कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 हो गया। चलिए 20,000 हो गया, मैं ठीक कर लेता हूं, मैं 20,000 हो गया। लेकिन पैसे को थोड़ा किनारे कर दें, पैसे को थोड़ा किनारे कर दें। एक फेयर इलेक्शन हो तो क्या अगर मोदी जीतते हैं तो आप सरप्राइज होंगे? तब आपको क्या लगता है फेयर इलेक्शन अगर है? फेयर इलेक्शन में तो ये लोकसभा में भी 180 पे है। एडीआर की रिपोर्ट लोकसभा में बोलती है कि 79 सीट्स
79 सीट्स पे मशीनों का खेल हुआ, जहां जितने वोट डले उससे ज्यादा गिने गए। उस 79 में से 60 सीटें बीजेपी को मिली है। चलिए तो टाइगर, अगर 240 में से आप 60 कम करो, 180 पे आती है बीजेपी। बीजेपी हरियाणा में विपक्ष के नाम, विपक्ष का नेता बनने की इतनी स्थिति नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं आप? ओके ओके, चलिए। टाइगर का कहना है कि भाई पैसों का इतना बोलबाला है कि कहीं ना कहीं पैसे ही नहीं दीपक चुनाव, भाई, मैंने तमाम चीजें बताई आपको। समझ गया, माल अधिकारी, प्रैक्टिसेस जिसे पैसे, मशीनें, ब्यूरोक्रेसी, चुनाव आयोग। आपने कहा कि पोल माल प्रैक्टिसेस, यानी जो चुनाव की जो गड़बड़ियां हैं वो चरम पर हैं। लेकिन टाइगर का ये भी एक मानना है कि अगर फेयर प्ले हो तो किसी सूरत से मोदी जी चुनाव ये जीत ही नहीं सकते हैं, महाराष्ट्र को जीतना नामुमकिन है। लखेड़ा साहब, मैं एक जो सवाल पूछा था उसी का मैं दूसरा पहलू आपसे पूछ रहा हूँ। जो कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि साहब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है, मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेट हाथ में लगता है महाराष्ट्र, और जितने भी इस देश के मेट्रो सिटीज हैं, चाहे बेंगलोर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, और चाहे फिर वो बॉम्बे हो, ये सारे मेट्रोज अगर इंडिया अलायंस के हाथ में आ जाते हैं तो फिर मोदी जी का क्या हाल होगा? मोदी जी का क्या हाल होगा अगर इंडिया महाराष्ट्र जीत गई? देखिए, मैं आपको बता दूं, 3 बड़े पार्टनर्स इंडिया अलायंस के, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें शरद पवार हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे हैं, और 2-3 सीटें समाजवादी पार्टी को भी वहां दे रखी हैं। तो मोटा मोटे तौर पर 4 सीटें, 4 बड़े पार्टनर हैं इंडिया अलायंस के महाराष्ट्र में। और मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में अगर ये सफल होते हैं तो महाराष्ट्र का जो इंडिया अलायंस का जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के आधार पर पूरे देश में, देश के विभिन्न राज्यों में, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, इंक्लूडिंग बिहार, इंक्लूडिंग दिल्ली, ये नया ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन होगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्षी शक्तियां हैं, तमाम तरह के जो छोटे मोटे दल है, उनको एक मंच पर लाने का, क्योंकि वो तो ऐसा है ना कि अब वो जो एक बटोगे तो कटोगे वाला जो फॉर्मूला बीजेपी ने सिखाया है, वो फॉर्मूला फिर अपोजिशन पार्टी उसको अडॉप्ट करेंगी और एक मंच पर आएंगी। और सबसे बड़ा जो मुझे हिच लग रही है कि महाराष्ट्र की, चूंकि आपने बात की, तो महाराष्ट्र में एक चीज होने जा रही है कि पहली बार इतने बड़े राज्य में 72 आवर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, और बीजेपी ने इस तरह से उसकी जो रणनीति बनाई है कि 72 आवर में सरकार बन नहीं पाएगी, वहां संवैधानिक संकट होगा और राष्ट्रपति शासन होगा। राष्ट्रपति शासन का मतलब बीजेपी का शासन। तो ये जो चीजें हो रही, कंफ्यूजन स्थिति है कि ये ना चाह करके भी वहां संवैधानिक संकट खड़ा करने की कोशिश करेंगे। जी, जो सवाल मैंने पूछा उसका जो जवाब लखेड़ा साहब ने दिया, उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र इंडिया अलायंस जीतती है, अगर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राहुल गांधी, ये जो तिगड़ी है, अगर ये चुनाव जीत लेती है, मोदी और शाह को शिकस्त देती है, तो फिर जो अपोजिशन यूनिटी है वो कहीं ना कहीं और सॉलिड होगी। चाहे वो ममता बनर्जी हो, वो भी सोचेंगी कि भाई बंगाल में कांग्रेस को हम लेके चलें। जो लोकसभा है, लोकसभा में भी विपक्ष की जो आवाज है और ज्यादा प्रभावी होगी, और मोदी प्रेशर में होंगे। मोदी के लिए एक मुश्किल की शुरुआत हो सकती है, उनको बिहार और दिल्ली जहां चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर मुश्किलों का, चैलेंज का सामना करना पड़ता है। सो इट्स अ सिचुएशन वेयर मोदी विल बी इन मोर ट्रबल, ये वो कहना चाह रहे हैं। टाइगर, अब मुझे लगता है आखिरी सवाल है, समय हो चुका है, और मुझे लगता है ये सवाल आपसे ही पूछा जाए, क्योंकि आप लगातार पहले आप विदर्भ में थे, नागपुर में थे, उसके बाद हमने देखा आप नासिक पहुंचे, वहां कुछ दिन रहे, फिर आप जो है पुणे में थे, मुंबई में थे, आप मराठवाड़ा एरिया में थे। तो आप पिछले 4-5 महीने से लगातार ऑन रोड हैं, घूम रहे हैं, गांव में, कस्बों में, शहरों में, नेताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटीज से मिल रहे हैं। क्या फील है, गट फील क्या है? क्या गट फील आपको मिला? क्या सेंस क्या मिला आपको, मूड ऑफ द पीपल? मराठवाड़ा, विदर्भ, ये दोनों जगह पे किसानों की समस्याएं बहुत ज्यादा है। सोयाबीन, कपास, ये दोनों चीजों मार रही है किसान जी। पूरा विदर्भ का एक सेक्शन जो है, जो खासकर नागपुर, अमरावती, वर्धा, काटोल, वो जो एरिया है,
संतरे जी। का एरिया है, वो संतरा सारा बांग्लादेश एक्सपोर्ट होता था और किसान जी। थोड़ा बहुत कमा लेते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश पे एक्सपोर्ट होने वाला जो संतरा है, संतरा उस था। पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, 100 रुपए पर केजी। अब बताइए 100 रुपए एक्स्ट्रा कौन देगा? बांग्लादेश ने संतरा लेना मना कर दिया, संतरा सड़ गया, लोग पागल हो गए। हर जगह अपनी व्यथा है, बेरोजगारी मूड चरम क्या पे है? है। बट मूड 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 ऑफ मूड द पीपल। वर्तमान सरकार को हटाने का है। ओके। मूड महायुति के खिलाफ है, मूड एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ है। लोग ये कहते हैं, क्या मोदी जी क्या बोल के गए? 600 रुपए कौन खरीद रहा है? 6,000 रुपए में सोयाबीन। मैंने एक को ओके। पूछा, मैंने अरे 6,000 रुपए तो हो गया ना अभी एमएसपी। बोला क्या 6,000 रुपए में फालतू की बात करते हो? अभी 41 में रुको, वो घर गया और अपनी पर्ची लेके आया। बोले 41 रुपए में कल बेच के आया हूं मैं सोयाबीन मेरा। 6,000 रुपए करते, सिर्फ बोलते, कोई नहीं करता हमारे लिए। मतलब लोग लेकिन परेशान एक है। बात और है, एक बात और है। जी। मैंने एक बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में, जो गांव में जाते हैं तो वो चाय वाय पिलाता है कोई, तो अरे भाई, क्योंकि अब थोड़े से दिखते हैं यूट्यूब पे तो लोग मिलने आ जी। जाते हैं। तो एक ने चाय पिलाई तो मैंने बोला क्या काका, क्या बोल रहा इस बार क्या है? तो उसने एक बड़ा ही अजीब जवाब दिया। उसने क्या क्या करना मतदान के भी, हम भले ही महाविकास आघाड़ी को दे, जीतेगी महायुति ही, सब मशीनें उन्हीं के लिए करती है। जब मशीनें ओके। ही बदल जाती है तो हम क्या करेंगे? हम्म। क्या फायदा है ऐसे वोट देने का? ये ओके। ग्रामीण क्षेत्र तक यदि ये मामला गया है हम्म। तो ये चुनाव आयोग के मुंह पे तमाचा है। ये लेकिन अगर चुनाव मैं कहूं आयोग कि की मुंबई से लेके अविश्वसनीयता पे नागपुर। जी। लोग मुहर लगा रहे हैं। मुंबई से विदर्भ लेकर महाविकास आघाड़ी के फेवर में, मैं बता रहा हूँ, विदर्भ विकास हम्म। महाविकास आघाड़ी के फेवर में। आपको मराठवाड़ा महाविकास आघाड़ी के फेवर में मिलेगा, थोड़ा बहुत वहां पे एकनाथ शिंदे ने अपना ग्राउंड गेन किया है, वो जरांगे के वो ट्रांसफर होते हैं। जी। फिर आप कल्याण और वो एरिया आएंगे, कल्याण और ठाणे आएंगे, वो एकनाथ शिंदे का गढ़ है। एकनाथ शिंदे किसी भी हालत में वहां सीटें चाहेगा, क्योंकि उसका वजूद का सवाल है। ओके। मुंबई में शिवसेना को बहुत अच्छा एज है, लेकिन कुछ जगह पे उनको एमएनएस तकलीफ दे रही है। ओके। ठीक है। राज अब ठाकरे। आते हैं आप कोकण में। कोकण ये वैसा भी महायुति का गढ़ है, थोड़ा पैच है महाविकास आघाड़ी का, वो वहां दो नहीं, जिले हैं, दो तीन क्योंकि वहां जिले हैं। नारायण राणे जी। है, तटकरे है, ये दोनों महाविकास युति के हैं, वो वहां जी। नहीं जाएंगे। आप आइए उत्तरी जिसको हम खानदेश कहते हैं, उत्तरी महाराष्ट्र। जलगांव वगैरह उत्तरी एरिया। महाराष्ट्र में बाय एंड लार्ज बीजेपी ने अच्छा किया था पिछली बार, लेकिन जिन लोगों की वजह से अच्छा किया था वो लोग फिर हाशिए पे आ गए। एकनाथ खड़से ओके। की बात मैं कर रहा हूँ। ओके। ऐसे ओके। में वहां मिक्स यदि आते हैं रिजल्ट तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो फिर बीजेपी को गेन करने के लिए कहां से जगह है? ओके, बीजेपी समझ गया। 62 में से यदि महायुति 62 में से विदर्भ में 40 ले आती है तो महायुति की सरकार बनती है, ओके, और यदि गॉट इट। 40 सीट महाविकास लेके आती है तो महाविकास की सरकार बनती है। ओके। ये बाय एंड ओके। लार्ज स्थिति मुझे दिखाई दी जब मैं पूरा एरिया घूमा। जी। टाइगर लगातार महाराष्ट्र में घूम रहे हैं और मराठी पत्रकार हैं, मराठी बोलते हैं, उनकी भाषा जानते हैं, उनके उस मट्टी को जानते हैं, वहीं के हैं। टाइगर ने कहा कि भाई मैंने तो पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट पूरा महाराष्ट्र देखा है। लोग दिक्कत में हैं, लोग परेशानी में हैं, लोगों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मूड ऑफ द महाराष्ट्र ये है कि भाई ये जो सरकार उसने परेशान किया, तो मूड ये कह रहे हैं पल्स ऑफ पीपल इज अगेंस्ट एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट। और इसके बावजूद अगर ऐसा है, अगर मूड के बावजूद अगर कल दोस्तों नतीजे कुछ और आते हैं, उसमें मोदी यानी महाविकास आघाड़ी जिनके खिलाफ लोगों का आप कह सकते हैं गुस्सा है वही जीतते हैं, तो फिर जो अत्री साहब कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोदी और शाह कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि लखेड़ा साहब तो लगातार चुनाव आयोग पर तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं। तो दोस्तों कल क्या होगा? मशीनें खुलेंगी, दोपहर 12 बजे तक नतीजा आ जाएगा, सारे मेहमान आपके साथ होंगे। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि टाइगर का ये कहना है कि मूड ऑफ महाराष्ट्र इज नॉट विद द गवर्नमेंट। उसके बावजूद क्या नतीजा आता है हम नतीजे पर छोड़ते हैं। टाइगर आप आए, खुलकर बातचीत हुई। अत्री साहब बहुत दिन के बाद आप आए, वेलकम टू दिस चैनल। लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।